Yeah, so starting with the second part of our unit 1 of paper 1 teaching aptitude, right? So लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था और फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था रियलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक्सपीरियंशियलिज्म, जेसार्ट साइकोलॉजी एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हमने देखा था। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, टीचिंग कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरीज देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो टीचिंग क्या होता है? टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेशन एंड इज अ स्पेशल फंक्शन टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। ठीक, तो कल हमने एजुकेशन को देखा था क्या होता है। तो एजुकेशन को इम्पार्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है टीचिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को टीचिंग के थ्रू हमें अंडरस्टैंडिंग और स्किल इम्पार्ट होती है, हमें मिलती है, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग का फंक्शन क्या है? टीचिंग का फंक्शन ये है कि जो लर्निंग हो रही है बच्चों में वो अच्छे से हो, वो एक इफेक्टिव तरीके से हो, राइट। लर्निंग और टीचिंग में यह डिफरेंस है। लर्निंग मतलब जो भी चीजें बच्चे सीखते हैं, जो कुछ भी नॉलेज हम एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रैब करते हैं। जो टीचिंग एक प्रोसेस है जिससे कि नॉलेज को ग्रैब करने का प्रोसेस इजी और इफेक्टिव बनता है। द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होता है एज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ओके, सो टीचिंग एंड लर्निंग आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो यही डिफरेंस है किसमें? टीचिंग और लर्निंग में, कि टीचिंग और लर्निंग क्लोजली रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब हमने समझ लिया कि टीचिंग क्या होता है। टीचिंग का काम होता है लर्निंग को इफेक्टिव बनाना, लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट करना, और टीचिंग और लर्निंग क्लोजली रिलेटेड है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स who want to enter teaching profession on the basis of their knowledge and skills। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें क्या होता है? उसमें हमें इवेल्युएट किया जाता है। जो आप अगर टीचर बनना चाहते हैं थ्रू यूजीसी नेट, तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके थ्रू आपको इवेल्युएट किया जाता है आपके नॉलेज के बेसिस पे और आपके स्किल्स के बेसिस पे। दैट्स इट, सिंपल है। ठीक है, अब देखिए टीचिंग को अगर हमें डिफाइन करना हुआ तो हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो टीचिंग इज द पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस को डायरेक्ट करना, लर्निंग प्रोसेस को मैनेज करना कैसे होता है? टीचिंग से होता है। ठीक है, अगर आप बच्चों को कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं, सपोज यू आर टीचिंग हिम इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों का सिखाना है इंडियन हिस्ट्री। तो आपका एक डायरेक्शन होगा कि आप इंडियन हिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करोगे, फिर कैसे फिनिश करोगे, चैप्टर वाइज आप कैसे कैसे बढ़ाओगे, आपका एक डायरेक्शन होगा। और आप बीच बीच में आप टेस्ट लोगे, बच्चों से सवाल पूछोगे, तो आप मैनेज भी करोगे, राइट। तो टीचिंग से आप क्या कर रहे हो? लर्निंग प्रोसेस जो बच्चों को सिखाया जा रहा है इंडियन हिस्ट्री, उसको आप एक प्रॉपरली डायरेक्ट करोगे और मैनेज करोगे, राइट। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय टीचर। ठीक है, तो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर हम टीचर्स के साथ इंगेज होकर के जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, तो हमारे मन में वो परमानेंट चेंज आए। ठीक है, ये नहीं कि भूल जाना है। ठीक, टीचिंग अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ठीक है, परमानेंट चेंज होना चाहिए स्टूडेंट के माइंड में, जो कुछ भी हमने सीखा है उससे हमारे अंदर एक परमानेंट चेंज आना चाहिए। टीचिंग इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स with an objective to set up an environment to facilitate learning। टीचिंग का एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम एक ऐसा एनवायरमेंट सेटअप करें ताकि जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट हो। ठीक है, देखिए ये सब चीजें तो अभी आपको बहुत सिंपल सी लग रही होंगी, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एमसीक्यू जिससे से रिलेटेड आता है हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, टीचिंग इज अ प्लान एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इफेक्टिव टीचिंग किस किस पर डिपेंड करता है? टीचिंग हमेशा एक प्लान एक्टिविटी होती है। एमसीक्यूज में आएगा, कुछ एलिमिनेट करना होगा, तो आपको ये सारी चीजें बस ध्यान रखनी है कि एक्चुअली होता क्या है ये सब।
टीचिंग क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो एक प्लान एक्टिविटी होती है जिसमें कि हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि बच्चे कितने क्लियरली समझ रहे हैं वॉट एवर दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, इंडियन हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट उन्हें कितना अच्छे से याद हो रहा है। हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर एज वेल एज, यही नहीं कि बस सिखाना है, साथ ही साथ इवेलुएट भी करना है कि आप कितने एक्यूरेटली, कितने करेक्टली उन्होंने जो सीखा है, उनके लर्निंग को आप कितने एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हो, कितने अच्छे से आप इवेलुएट कर पा रहे हो। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये पॉइंट नंबर 5, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। ठीक है, लर्नर, टीचर और अदर वेरिएबल्स। अदर वेरिएबल्स में क्या आ जाएगा, अभी मैं ही टीच कर रही हूँ तो अदर वेरिएबल्स क्या है, आपका मोबाइल या लैपटॉप। ठीक है, ये जो मैं कर्सर यूज कर रही हूँ ताकि आपको हाईलाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, ये भी किसमें आ जाएगा, अदर वेरिएबल्स में आ जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, राइट। टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड टू लर्न and acquire desired knowledge and skills and also their desired way of living in the society. राइट, क्लियर है। अब देखते हैं टीचिंग मॉडल्स, हमारे पास 2 हैं। ठीक, ये सारे वर्ड्स आपको जनरली भी कभी मिलेंगे तो यू शुड बी एबल टू जस्ट फाइंड द मीनिंग। ओके, देखिए पेडागॉगी मॉडल मतलब क्या होता है, पेडागॉगी इज अ कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कन्वेंशनल वर्ड यूज होता है। कन्वेंशनल मतलब रूटीन, ट्रेडिशनल, जो पहले से चला आ रहा है, जिसको पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, वो होता है कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल मतलब कुछ नया टेक्निक, नया टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ उसमें से आपने कुछ इनोवेटिव चीजें की है, दैट इज नॉन कन्वेंशनल। तो पेडागॉगी इज अ कन्वेंशनल अप्रोच। इन दिस मेथड द इंस्ट्रक्टर मोर और लेस कंट्रोल्स द मटेरियल टू बी लर्न एंड द पेस ऑफ लर्निंग व्हाइल प्रेजेंटिंग द कोर्स कंटेंट टू द स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो ही डिसाइड करता है कि उसे किस मटेरियल से पढ़ाना है, पढ़ाने का स्पीड क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ टीचर डिफाइन करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्टर डिफाइन करता है, टीचर डिफाइन करता है। जैसे बचपन में हमें पढ़ाया जाता था, स्कूल्स में जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता था। द पर्पज ऑफ दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज टू एक्वायर एंड मेमोराइज न्यू नॉलेज और लर्न न्यू स्किल्स। ओके, इंस्ट्रक्टर सेंटर टीचिंग, जो टीचर सेंटर टीचिंग मेथड होता है उसे हम पेडागॉगिकल अप्रोच करते हैं। पेडागॉगिकल अप्रोच या फिर पेडागॉगिकल मॉडल मतलब टीचर ही हमारा सुप्रीम है, वही डिसाइड करेगा क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, और एंडोगॉगिकल मॉडल में क्या होता है, इसमें जो होता है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड होता है। उसमें लर्नर जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है। इसमें लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होता, लर्नर इनोसेंट होता है, उसे नहीं पता क्या पढ़ना है, जो टीचर गाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग वो चलता है। लेकिन लर्नर सेंटर में लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन लर्निंग। ठीक है, ये यूजुअली एडल्ट्स के लिए एंडोगॉगिकल मॉडल हम यूज करते हैं। The students learn best not only by receiving knowledge but also by interpreting it. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद से नॉलेज रिसीव करते हैं, समझते भी हैं, that is learning through discovery. At the same time setting the pace for their own learning. ठीक है, लर्नर खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस पेस में सीखना है। In this method, the instructor facilitates the learning of participants and helps them by offering opportunities to learn themselves and acquire new knowledge. इसमें इंस्ट्रक्टर का क्या पार्ट होता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है वो फैसिलिटेट करता है लर्निंग प्रोसेस को, मतलब हेल्प करता है लर्निंग प्रोसेस को, उन्हें अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। ठीक है, ताकि वो नए नॉलेज को सीख सके। यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में कोई आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे कुछ सीख रहे हैं, तो क्या करते हैं आप into 2 कर देते हैं स्पीड को, अगर वो काफी स्लो बोल रहा है तो, या into 1.5 कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको कैसे सीखना है आप वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी भी अगर ये क्लासेस अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप अपने रूटीन के हिसाब से यू आर सीइंग द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात आ जाती है। आप अपने हिसाब से, आप अपने पेस से और आप अपने टाइम से डिसाइड कर रहे हो आपको क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, और आप खुद चूज करते हो हु विल बी योर टीचर। तो दैट इज एंडोगॉगिकल मॉडल, राइट। अब देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार समझने की होती है डीपली, और एक बार आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर दोगे तो फिर गलतियां नहीं होगी, एमसीक्यूज में गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि एमसीक्यूज का बेसिस यही सारे पॉइंट्स होता है।
अभी जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट का यही लाइन है। यूजीसी नेट ये कहती है हमें कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो। बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक है। आपका टीचिंग से आप इस तरह से मोटिवेट होए, आपके माइंड में इस तरह से एनलाइटमेंट आए, एनकरेजमेंट आए कि आपका बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट हो, तभी जाकर टीचिंग कंप्लीट होती है, राइट। टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट इंक्लूडिंग मेथोडिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, बच्चों की स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज तो इंप्रूव होना ही चाहिए। टीचिंग इज नॉट ओनली अबाउट सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। टीचिंग मतलब कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी राइटिंग, आपकी क्रिएटिविटी। आप याद करते होंगे कभी कभी आप कुछ टीचर से काफी आप इंस्पायर होते हो, क्योंकि वो टीचर जो है वो आपको कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बताता है एंड यू लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। और जो टीचिंग है वो बस सब्जेक्ट नॉलेज के टीचर से नहीं होगा। टीचिंग कैन बी फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके कोई रिलेटिव है, एल्डर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, आप उनसे भी कुछ जो बिहेवियर सीखते हो, कुछ कंडक्ट सीखते हो, दैट ऑल्सो कम्स इन टीचिंग, ठीक है। टू प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं टीचिंग के, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी ने एक्चुअली एजुकेशन का डेफिनेशन दिया था। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना पावरफुल लाइन है ये, कि दुनिया को बदलना है, ठीक है। दुनिया को बदलना है तो उसके लिए जो सबसे पहला वेपन है वो क्या होगा, एजुकेशन होगा, ठीक है। दुनिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, इन्फ्लेशन अंधाधुंध हाई हो रहा है, क्राइम रेट हाई हो रहे हैं, तो वो सबको कंट्रोल करने के लिए, एक तरीके से सबको प्रॉपरली चैनलाइज करने के लिए अगर इंडिया का हर पर्सन या फिर वर्ल्ड का हर पर्सन प्रॉपरली एजुकेट हो जाए तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, ठीक है। खुद ब खुद सब चीज लाइन पर आ जाएगा, राइट। फिर देखिए एच.सी. मॉरिसन, टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर वन। एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी अपने लेस मैच्योर पर्सन को नॉलेज इम्पार्ट करता है, दैट इज व्हाट इज टीचिंग। इसीलिए टीचिंग बस सब्जेक्ट नॉलेज से ही नहीं, कि कोई भी पर्सन जो आपसे ज्यादा मैच्योर है और आप उससे कुछ सीख रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड टीचिंग, राइट। वो आपको कुछ सिखा रहा है एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम हिम, ओके। टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन, वन ऑफ whom intends to effect certain change, ठीक है। टीचिंग का मतलब कि जो सीख रहा है, जो स्टूडेंट है, उसमें कुछ चेंज आना चाहिए, उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आना चाहिए, ठीक है। क्लर्क जी ने टीचिंग का क्या डेफिनेशन दिया, टीचिंग रिफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन्ड और परफॉर्म टू प्रोड्यूस स्टूडेंट्स बिहेवियर। देखिए बार बार जो भी डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस क्या कह रही है, डेफिनेशंस यही कह रही हैं कि टीचिंग में स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होना चाहिए, स्टूडेंट में कुछ चेंजेस आना चाहिए। टीचिंग का मतलब तभी कंप्लीट होगा, नहीं तो आपने बस सुन लिया और आप वैसे के वैसे हो, आप उसी स्टेट में हो, आपका मेंटल स्टेट वैसा ही है, दैट मीन्स देयर वाज नो टीचिंग। टीचिंग होगा तो आपका मेंटल स्टेट चेंज होगा, आपका बिहेवियर चेंज होगा, तभी जाके जो टीचिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाएगा, तभी कुछ हुआ है, ठीक है, तभी आपने लर्न किया है, राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक। ये आपके सिलेबस में है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक। तो देखिए उसमें क्या है, टीचिंग इज अ सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस। टीचिंग जो है वो सोशल और कल्चरल प्रोसेस है विच इज planned to enable an individual to learn something in his life, okay. We can describe the nature and characteristics of a teaching in the following way, ठीक है। देखते हैं, teaching is a complete social process. Teaching is undertaken for society and by the society with ever changing social ideals. It is not possible to describe the exact and permanent nature of teaching, ठीक है। टीचिंग जो है वो एक तरह का सोशल प्रोसेस होता है, क्योंकि टीचिंग जो है वो सोसाइटी के लिए की जाती है, बाय द सोसाइटी की जाती है। एक सोसाइटी जो है वो अपने आप को अपने नॉलेज, अपने लोगों के नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए टीचिंग का प्रोसेस सोसाइटी में कैरी ऑन होता है, ठीक है। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन। टीचिंग टेल्स स्टूडेंट अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो एंड स्टूडेंट्स कैन नॉट फाइंड देमसेल्व्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करना, खुद से पढ़ना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, टीचिंग से क्या होता है, हम लोग इंफॉर्मेशन को, जो टीचर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को एक डायरेक्टेड वे में और एक मैनेज्ड वे में
स्टूडेंट्स को बताते हैं ताकि उनको इजीली समझ में आए, ताकि वो नॉलेज को इजीली एक प्रॉपर वे में एक मैनेज्ड वे में ग्रैब कर सके, समझ सके। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, अगर कोई टीचर है और वो आपसे टीचिंग वो बहुत अच्छा करता है, ठीक है, उसके पास नॉलेज भी है, पर अगर वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो क्या टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी? नहीं। टीचिंग को कंप्लीट होने के लिए लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग शुड बी कंप्लीटेड, ओनली देन टीचिंग विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, लर्निंग मतलब स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, तभी टीचिंग कंप्लीट होगा। राइट, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, तो वो कैसे होगा? लर्निंग से होगा। और लर्निंग को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए। टीचर को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। एवरी टीचर शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, अदरवाइज टीचिंग इम्पार्ट ही नहीं होगी। टीचिंग का मतलब क्या होता है? नॉलेज को इम्पार्ट करना, ज्ञान को बांटना। तो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे, तो बांटेंगे कैसे? ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी एग्जामिनेशन कि वेदर अ टीचर शुड बी गुड कम्युनिकेटर और नॉट। बहुत सारे ऑप्शंस थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था। ठीक है, तो टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचिंग सोर्सेस विच इज एसेंशियल फॉर द गाइडेंस, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे गाइड होते हैं, प्रोग्रेस होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। राइट, टीचिंग कॉजेज अ चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। वेरी गुड। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग क्या है? ये भी आया था एग्जामिनेशन में। टीचिंग को हम आर्ट भी बोलेंगे और साइंस भी बोलेंगे। कैसे टीचिंग आर्ट भी और साइंस भी है? कैसे? क्योंकि एक टीचिंग साइंस है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स नॉलेज। ठीक है, एक टीचर को नॉलेज होना चाहिए, जो भी टॉपिक के बारे में वो बता रहा है उसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और आर्ट इसलिए क्योंकि आप किस तरह से बच्चों को समझाते हो, आपका स्पीड क्या है, आप क्या क्या एग्जाम्पल्स दोगे बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, लर्निंग को आप कैसे इफेक्टिव बनाते हो, दिस प्रोसेस इज आर्ट। ठीक है, इसीलिए टीचिंग आर्ट भी हो गया और साइंस भी हो गया। टीचिंग इज फेस टू फेस एनकाउंटर। राइट, अभी ये तो आजकल खैर अभी मॉडर्न जमाना है, तो फेस टू फेस एनकाउंटर मे नॉट बी ट्रू, बट हाँ कह सकते हैं टीचिंग जो है वो फेस टू फेस एनकाउंटर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफाइबल। एग्जाम में आएगा। ठीक है, देयर विल बी 5 to 6 स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ देम इज ट्रू, ऐसा रहेगा। और एक स्टेटमेंट होगा टीचिंग इज मेजरेबल, और आपको बताना होगा वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो आप क्या चूज करोगे? तो आप बिल्कुल सही यही चूज करोगे। टीचिंग ऑब्जर्वेबल होता है, टीचिंग को मेजर किया जा सकता है, टीचिंग को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मॉडिफाइबल, ऑब्जर्वेबल इज ओके। मेजरेबल मतलब जितना भी टीचिंग आपने किया, वो बच्चों ने कितना सीखा, वो हम इवेल्युएट करते हैं। देयर आर मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑल्सो, हम लोग आगे देखेंगे। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, ये सारा कुछ भी हम लोग देखेंगे, जिससे कि हम मेजर करते हैं टीचिंग हमारी कितनी इफेक्टिव रही है। राइट, तो टीचिंग एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन है। ठीक है, एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, कुछ सिचुएशंस क्या क्या होती है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, हम आगे एमसीक्यूज में देखेंगे। ठीक, फिर देखिए ये स्टेटमेंट देखिए, टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए, एक स्टूडेंट जो है उसे लर्न करना है, क्या लर्न करना है? इंडियन हिस्ट्री। वो उसके पास ही हैज 5 बुक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, और वो डेली एक एक बुक पढ़ रहा है, बट उसके लिए लर्निंग क्या है? बहुत दिक्कत हो रही है, अकेले पढ़ना 5 बुक से बहुत मुश्किल होगा। तो वो टीचर से हेल्प लेता है, एंड दैट टीचर इज हेल्पिंग हिम to just to know about the Indian history and he's summarizing the points of all those 5 books and giving information to him in a very directed proper way. तो क्या हो रहा है? टीचर जो है वो लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहा है, लर्निंग को हेल्प कर रहा है, ताकि जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से इजीली इंडियन हिस्ट्री को समझ सके। ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट देखिए आएगा एग्जाम में, क्या पता है? लर्निंग फैसिलिटेट्स टीचिंग आ जाएगा, लर्निंग फैसिलिटेट्स टीचिंग, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, एंड देयर विल बी मेनी मोर ऑप्शंस लाइक दैट। और आपको उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स ये पहचानना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर होगी तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, फिर टीचिंग इज बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। ठीक, कॉन्शियस प्रोसेस भी है और एक अनकॉन्शियस प्रोसेस भी है। अनकॉन्शियस प्रोसेस कैसे? कई बार क्या होता है, हाउ टीचिंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि सपोज यू हैव एन एल्डर सिस्टर एट योर होम,
and that elder sister is continuously helping your mother in her household. ठीक है, तो आप so that your elder sister is not teaching you consciously that you should help your mother. ठीक है, elder sister is not teaching you in a conscious way. She is not telling you to help your mother, but since she is helping your mother, you are also getting the feeling that okay, I should also be help. I should also be help to. I should also be a help to my mother. ठीक है, you are getting this thing and you are learning that thing. तो यहाँ पे क्या हो गया, elder sister ने आपको unconsciously teach किया, right? तो टीचिंग इज फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे टीचिंग कैसे होती है. टीचिंग सबसे पहले मेमोरी लेवल में होती है. इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो वी विल रीड हाउ टीचिंग मूव्स फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल. उसके बाद मेमोरी लेवल से अंडरस्टैंडिंग लेवल के पास जाती है, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ जाती है. मेमोरी लेवल मतलब आप रट रहे हो, ठीक है, ये जस्ट रोट लर्निंग. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप समझ रहे हो, you can explain that to other person also and you can give examples as well. रिफ्लेक्टिव मतलब आप अपने डेली लाइफ में जो कुछ भी आपने सीखा है आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो. ठीक है, तो इस तरीके से टीचिंग मूव करती है. फिर देखिए, टीचिंग एज अ कॉन्टिन्यूअम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन. ठीक है, टीचिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूअम मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअम मतलब एनीथिंग विच इज कॉन्टिन्यूअस बट चेंजिंग इन बिटवीन. जैसे कि सीजन्स, इंडियन सीजन्स, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो सीजन है वो इंडिया में इंडियन सीजन्स का एक कॉन्टिन्यूअम होता है. ठीक, देयर आर 4 सीजन्स दैट दे विल बी कंटिन्यूड, दे विल कम ओके इन आफ्टर प्रॉपर टाइम, बट दे विल कीप इन चेंजिंग, कॉन्टिन्यूअस बट कीप इन चेंजिंग. तो वही टीचिंग का भी ट्रेनिंग होता है, टीचिंग का भी कंडीशनिंग होता है, टीचिंग का भी इंस्ट्रक्शन भी होता है, टीचिंग का भी इंडोक्ट्रिनेशन भी होता है. इन सब में ही टीचिंग जो है वो आ जाती है. ठीक है, इन सब में ही टीचिंग रिफ्लेक्ट होती है. अब आगे हम लोग थोड़ा एक बार डिटेल से देख लेते हैं, कंडीशनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है और इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है. एक बार हम लोग देखेंगे. देखिए, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीचिंग, it is essential to understand the difference between teaching and other similar concepts like conditioning, training, instruction and indoctrination. ठीक है, टीचिंग को समझने के लिए कि प्रॉपर अच्छा से आपको टीचिंग का मीनिंग समझ में आ जाए तो देखिए डिफरेंस क्या होता है. कंडीशनिंग, डू यू नो व्हाट इज कंडीशनिंग? कंडीशनिंग का डिफरेंस, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन का टीचिंग से क्या डिफरेंस है हम लोग देखते हैं. तो टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग एज इट एम्स टू डेवलप इंटेलेक्ट एंड हैज ब्रॉडर स्कोप with the vast curriculum. जो टीचिंग का प्रोसेस होता है उसका काम होता है आपके इंटेलेक्ट को डेवलप करना, उसका एक ब्रॉडर स्कोप होता है. कंडीशनिंग इज दिस वन एंड टीचिंग इज दिस वन. कंडीशनिंग जो है वो टीचिंग का एक सबसेट है, राइट. While on the other hand, conditioning is modification of behavior and learning habits. Okay? In conditioning, the curriculum is fixed and done by repetition of behavior. Conditioning मतलब क्या होता है? Conditioning मतलब आपके माइंड को किसी एक कोई बिहेवियर, कोई स्टिमुलस दिया जाता है और स्टिमुलस के थ्रू आपको आपका कोई बिहेवियर को रेनफोर्स किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यस, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 तरह की कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है कि whenever you are wearing your sports gear, whenever you are wearing your sports gear, there is one child in your house and he knows that okay, he is wearing sports gear, that means I will have to go to play. ठीक है, चाइल्ड को पता चल जाता है कि ओके वी विल गो टू प्ले ग्राउंड, वी विल गो एंड प्ले. तो क्या होता है कि कोई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स. ठीक है, राइट. तो इससे क्या हो रहा है कि आपने ये स्टिमुलस दिया तो एक रिस्पॉन्स आया कि जो चाइल्ड है उसे बार बार समझ में आ जाएगी कि ओके इट्स टाइम टू गो टू प्लेग्राउंड बिकॉज द पर्सन इन हाउस इज वेयरिंग स्पोर्ट्स गियर. ठीक है, तो ये इस तरह का होता है क्लासिकल कंडीशनिंग. उसमें हम क्या करते हैं, किसी न किसी रिस्पॉन्स को बार बार लाने की कोशिश करते हैं थ्रू द स्टिमुलस. ओके, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अबाउट एसोसिएटिंग ए वॉलंटरी बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, ऑपरेंट बिहेवियर में हम पनिशमेंट भी देते हैं और रिवॉर्ड भी देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ऑफिस में लेट आ रहे हो तो आपको फाइन मिलेगा, आपको फाइन लगेगा. ठीक है, तो आपको पनिश किया जा रहा है. और अगर आप ऑफिस में टाइम से पहले आ जाओगे तो यू विल गेट फ्री ब्रेकफास्ट.
तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपके बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है थ्रू अ कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। या तो अगर आप देर करोगे तो यू विल बी चार्ज फाइन, अगर आप टाइम से जल्दी आ जाओगे यू विल बी गिवन फ्री ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके बिहेवियर को यहाँ पर सिखाया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो यही होता है कंडीशनिंग। इसमें आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। और टीचिंग इज डिफरेंट, टीचिंग का एक ब्रॉडर इंटेलेक्ट होता है, ब्रॉडर इसका स्कोप होता है, वो आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज को डेवलप करता है, वहाँ उसमें एक वास्ट करिकुलम होता है जिसका सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, ये तो हमें पता है, ठीक है, बिल्कुल। ट्रेनिंग का एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और किसी पर्टिकुलर चीज को सिखाने के लिए होता है। मे बी एनी टेक्निकल ट्रेनिंग इज देयर, जावा की ट्रेनिंग हो गई, C++ की ट्रेनिंग हो गई, कोई मशीन्स आई है फैक्ट्री में उसे कैसे ऑपरेट करना है तो उसकी एक ट्रेनिंग हो गई। तो एक शॉर्ट टर्म होता है, इसका कोई पर्टिकुलर गोल होता है, दैट्स इट। बट टीचिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग एक प्रोसेस होता है। टीचिंग इज मोस्टली थ्योरेटिकल एंड यूजुअली रिफर्स टू क्लासरूम लर्निंग, व्हाइल ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होता है, राइट। ट्रेनिंग इज मोस्टली ड्यूरिंग ऑफिस, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तब ट्रेनिंग होती है, एंड रिफर्स टू वर्कशॉप, सेमिनार, रोल प्ले, सिमुलेशन एटसेट्रा। स्किल डेवलपमेंट इज अ की एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपका स्किल को डेवलप किया जाता है, जैसे कि आपकी अगर जावा की ट्रेनिंग है 2 महीने की, C++ की ट्रेनिंग है, यूडेमी में काफी सारी ट्रेनिंग्स होती है, तो इसमें आपको कोई पर्टिकुलर स्किल डेवलप किया जाता है। बट टीचिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से नहीं है, ठीक है। दिस इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन ट्रेनिंग। तो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट एज, हाँ, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट है, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में दोनों डिफरेंट है। इंस्ट्रक्शन इज द act of telling the learner what to do or what not to do to impart knowledge of a specific subject, while teaching means the development of potential of an individual. टीचिंग से क्या करते हैं हम? टीचिंग से किसी पर्सन का जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करते हैं, एक पर्सन की मैक्सिमम कैपेसिटी को हम डेवलप करते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन है तो पता है, अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते हो तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, राइट। यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते हो तो स्टेप 1 बेसिक डिटेल, स्टेप 2 अपलोड फोटो, स्टेप 3 अपलोड सिग्नेचर, तो वो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। लेकिन टीचिंग तो बिल्कुल अलग है। टीचिंग फ्रॉम द डे यू आर बोर्न से लेकर के लास्ट डे तक आप कुछ ना कुछ हर दिन सीखते हो, तो वो सब कुछ टीचिंग में आ जाएगा। उसके बाद देखिए टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन को जानना जरूरी है। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब किसी पर्सन पे या किसी आइडियोलॉजी पे बिलीफ, ठीक है। Indoctrination poses the belief that there is only one solution to the problem, while teaching points out there are different solutions, ठीक है। देखिए इंडोक्ट्रिनेशन क्या बोलता है, इंडोक्ट्रिनेशन में आपको अंधविश्वास हो जाता है किसी एक चीज पर कि गुरु जी, स्वामी जी जो बता रहे हैं बस वही सही है, उन्हीं को बात मानना है। लेकिन इनफैक्ट जो टीचिंग होता है वो टीचिंग आपकी कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है कि कोई एक प्रॉब्लम दिया जाए तो आप बोलेंगे नहीं, इसे तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, देयर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आपका माइंड इतना ब्रॉडन हो जाता है, राइट, ऑफन टू द सेम प्रॉब्लम। इट इज अ फेयरली हाई लेवल ऑफ टीचिंग शेपिंग बिलीव्स एंड आइडियल्स। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन थोड़ा हाई लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है क्योंकि आपके बिलीव्स को और आपके आइडियल्स को शेप कर देता है, ठीक है। अगर जैसे कि किसी गुरु के सानिध्य में जब आप जाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर तरह का बिलीफ और आइडियल्स मिल जाता है, तो वो एक तरह का इंडोक्ट्रिनेशन बोलेंगे। इंडोक्ट्रिनेशन में ये स्टेटमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा यूजीसी नेट में और एग्जाम प्रेशर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन मे मीन टीचिंग। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब टीचिंग हो सकता है, बट टीचिंग कैन नॉट बी डन विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन। और क्या होगा, एग्जाम में इसको ना रिवर्स करके पूछ देगा, इंडोक्ट्रिनेशन कैन नॉट बी डन विदाउट टीचिंग एंड द स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब टीचिंग हो सकता है, ठीक है, बट टीचिंग कैन नॉट बी डन विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन। ये स्टेटमेंट को याद रखिए। आपको अपने गुरु के सानिध्य में जाना होगा तभी टीचिंग होगी, ठीक है। आपको अपने गुरु को बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन केस यू बिकम अ टीचर तो क्या करोगे आप, तो आपके बच्चे आपको बिलीव करना चाहिए, आपके बच्चे आपके सानिध्य में जाना चाहिए, तभी आप टीचिंग कर पाओगे। नहीं तो आपके बच्चे आप पर फेथ नहीं रखेंगे तो टीचिंग प्रोसेस होगा क्या, नहीं होगा। कि नहीं, टीचर सही बता रहा है, उसकी बात सुनना है, ऐसा बच्चों में भावना आएगा, बिलीफ आएगा, तभी तो टीचिंग होगी, राइट। तो टीचिंग कैन नॉट बी डन विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन। आएगा यूजीसी नेट एग्जाम में यही सेंटेंस, whether it is true or false, और आ जाएगा इंडोक्ट्रिनेशन कैन नॉट बी डन विदाउट टीचिंग।
दैट इज करेक्ट. इंडोक्ट्रिनेशन में मीन टीचिंग. ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन टीचिंग के लिए इंडोक्ट्रिनेशन जरूरी है. ठीक है, इंडोक्ट्रिनेशन इज द प्रोसेस. एक बार मैंने यहाँ डेफिनेशन भी अलग से बता दिया, अगर कंफ्यूजन है इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है उसके लिए. तो indoctrination is the process of inculcating a person with ideas, attitude or cognitive strategies or personal methodologies. इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, हम किसी पर्सन को कुछ आइडियाज देते हैं, उनके एटीट्यूड, उनको कुछ कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज बताते हैं, प्रोफेशनल मेथोडोलॉजी बताते हैं. ये सारी चीजें उसके दिमाग में हम इनकलकेट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ इंडोक्ट्रिनेट इज टू टीच अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट. हम कोई पर्टिकुलर व्यू पॉइंट बताते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ यूजीसी नेट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे सॉल्व करना है. राइट, एन एग्जांपल ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन इज टू टीच योर चिल्ड्रन योर रिलीजियस बिलीफ. अगर आप अपने रिलीजियस बिलीफ के बारे में, रामायण महाभारत ये सब कुछ अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, तो एक तरह का वो इंडोक्ट्रिनेशन है. राइट, क्लियर. अब देखिए, अब हम लोग एक बार समरी देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो समरी मतलब टीचिंग का क्या हो गया, मतलब टीचिंग मतलब टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट. राइट, कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स. हम एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू बिहेवियर को शेप करते हैं और वहां से लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं. ट्रेनिंग will be skill development. It will be skill development. Shaping the behavior and conduct is okay plus skill development. Okay. और instruction is acquisition of knowledge, right? और indoctrination is formation of belief. Okay, इन सब में आपको डिफरेंस दिखना चाहिए कि क्या डिफरेंस है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो कमेंट कीजिए. राइट, नेक्स्ट. अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Who said by education I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. Literacy is not the end of education or even the beginning. एजुकेशन के थ्रू किसी भी बच्चे में और उसके बॉडी, माइंड और स्पिरिट में एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए. लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन और इवन द बिगिनिंग. लिटरेसी साक्षरता. ठीक है, साक्षरता मतलब जो डिग्री होती है ना, बीटेक, एमबीए, एमएड, दिस इज नॉट इवन द बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन एंड दिस इज ऑल्सो नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन. ये सेंटेंस कितना मजेदार है. ठीक है, ये बता रहा है कि एजुकेशन लिटरेसी में बिल्कुल होता ही नहीं है. एनी पर्सन कैन बी मोर एजुकेटेड बट ही मे बी अ पर्सन ऑफ 8th grade एंड ही कैन बी मोर एजुकेटेड देन अ पर्सन ऑफ बीटेक. ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना ज्यादा अच्छा से आता है और इसे नहीं आता होगा, तो दिस विल बी कंसीडर्ड मोर एजुकेटेड. तो ऑल राउंड डेवलपमेंट इज द मेजर ऑफ एजुकेशन. ठीक है, ये किसने कहा था, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एम.के. गांधी. यस, आंसर इज एम.के. गांधी. गांधी जी ने कहा था. ठीक है, ये सेंटेंस देखिए, लिटरेसी इज नॉट द एंड और इवन द बिगिनिंग. ये सेंटेंस याद रखिए, और ये सेंटेंस जो इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, और ये मिस्टर एम.के. गांधी ने कहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज बिफोर अ टीचर. एक टीचर के सामने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज क्या होता है, कमेंट कीजिए, बताइए क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, किसी भी टीचर के सामने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये नहीं होता कि वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करे, स्टूडेंट से होमवर्क करवाए, ये भी नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर तैयार करना ये भी नहीं होता है. टीचर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लर्निंग को इंजॉयबल कैसे बनाया जाए. टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग का मतलब लर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए, तभी टीचिंग होगी. लर्निंग कंप्लीट कैसे होगी, लर्निंग कंप्लीट तभी होगी जब लर्निंग इंजॉयबल रहेगा. अगर बच्चे को इंजॉय ही नहीं करेंगे बच्चे, तो वो सीखेंगे नहीं, तो टीचिंग ही कंप्लीट नहीं होगी. होगी क्या, नहीं, लर्निंग एंजॉयबल होगा तभी लर्निंग कंप्लीट होगा, और लर्निंग कंप्लीट होगा तभी टीचिंग कंप्लीट होगा. राइट, तो इसीलिए टीचर के सामने सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज होता है कि हम इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बताएं कि बच्चों को समझ में आए. एज पर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ एजुकेशन, हाउ टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, हाउ टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग. ठीक है, यही होता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज वीक, बट क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो वीक है, बहुत ज्यादा बच्चे वीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए.
then the teacher should not care about intelligent student. Keep the speed of teaching fast so that student comprehension may increase. Okay. Keep the teaching slow. Okay. Keep the teaching slow with some extra guidance to bright peoples. क्या करना चाहिए स्टूडेंट टीचर को? अगर बच्चे वीक हैं तो वीक बच्चों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि टीचर शुड टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. ऑल द स्टूडेंट्स को टीचर को ध्यान रखना है, सभी बच्चों का ध्यान रखना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है. ये यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई होगा. तो बच्चे अगर वीक हैं तो उसे स्लो तो रखना ही पड़ेगा, स्लो तो रखना ही पड़ेगा पेस. और साथ ही साथ कुछ बच्चे अगर इंटेलिजेंट हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस भी बीच बीच में देते रहना चाहिए ताकि सभी बच्चों का ख्याल रखा जा सके. यू शुड नॉट इग्नोर इवन वन स्टूडेंट ऑफ द क्लास. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. टीचर यूजेस टीचिंग एड्स फॉर. टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स क्या होता है? टीचिंग के लिए टीचर जो कुछ भी चीजें इस्तेमाल करता है, ठीक है, ऑडियो विजुअल, जैसे कि मैं अभी ये कर्सर यूज कर रही हूँ हाईलाइटिंग के लिए, मैं ये कर्सर यूज कर रही हूँ. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टीचिंग एड. ओके. तो यूजर जो टीचर होता है वो टीचिंग एड क्यों यूज करता है? मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग. ओके. मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट. ओके. मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव. ओके. या फिर द सेक ऑफ इट्स यूज. अब दिया हुआ है कर्सर तो हम यूज कर रहे हैं. टीचिंग एड्स कभी कभी जो टीचर है वो हाइलाइटर यूज करता है, ब्लैक बोर्ड पे लाइट्स चेंज होती रहती हैं, माइक यूज करता है. किस लिए यूज करता है टीचर? इसलिए यूज करता है ताकि टीचिंग इंटरेस्टिंग नहीं बनाना है. इंटरेस्टिंग और अटेंटिव मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. मेन ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टुवर्ड्स स्टूडेंट. हम कुछ भी करेंगे, हम टीचिंग के लिए जो कुछ भी एड यूज कर रहे हैं, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, हमें हमेशा बच्चों का ध्यान रखना है. हमें बच्चों का ध्यान रखना है कि जो टीचिंग लेवल है वो स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग के लेवल के बराबर हो, तभी टीचिंग एड हम यूज करेंगे. मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, हमें कहानी सुना देंगे बीच में, ठीक है. मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव, अगेन हम बच्चों को डांट लगा सकते हैं कि बी अटेंटिव. तो दिस टू कैन नॉट बी ट्रू आंसर. ट्रू आंसर होगा इसलिए ताकि बच्चों को समझ में आए. मैं ये बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, तो ये हाईलाइट हो रहा है ज्यादा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें इसे समझना चाहिए, तभी मैं बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, राइट. इसीलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट लाइक मोस्ट इन अ टीचर. टीचर में कौन सी क्वालिटी बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आती है? आइडियलिस्ट फिलॉसफी, कंपैशन, डिसिप्लिन या फिर इंटरटेनिंग. 5D इंटरटेनिंग. लेट्स सी, आंसर है सी. देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि इंटरटेनिंग टीचिंग जो है वो इंटरटेनिंग तो होनी चाहिए, लेकिन यूजीसी नेट जो है आपका, जो यूजीसी नेट बोर्ड है वो क्या चाहता है? यूजीसी नेट बोर्ड ये चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर के डिसिप्लिन चीज को ज्यादा लाइक करे. देखिए टीचर हैज टू बी इंटरटेनिंग, टीचर को इंटरटेनिंग तो होना ही, प्लस डिसिप्लिन. अगर टीचर के पास डिसिप्लिन नहीं है और वो सिर्फ इंटरटेनिंग है तो आपको मजा नहीं आएगा. यू कैन वॉच अ मूवी इंस्टेड, राइट. एंटरटेनमेंट के लिए टीचर को डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए कंपैशन भी होना चाहिए टीचिंग में. टीचर के पास एक आइडियलिस्ट फिलॉसफी भी होनी चाहिए और टीचर शुड बी इंटरटेनिंग ऑल्सो व्हाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन. ठीक है. अगर स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे, मतलब मे बी स्टूडेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा टीचर में एक बिलीफ रखते हैं. स्टूडेंट जो है वो टीचर में एक बिलीफ रखते हैं कि टीचर जो है वो एक डिसिप्लिन वे में हमें कोर्स कंप्लीट करवा देगा, हमें अच्छे से सारी चीजें पढ़ा देगा. तो उसके लिए एक अंडरलाइन डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए. साथ ही साथ टीचर को इंटरटेनिंग कंपैशन भी होना चाहिए, टीचर का एक आइडियलिस्ट फिलॉसफी भी होना चाहिए. चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये भी पसंद आता है कि उनका टीचर डिसिप्लिन है. अगर मैं 5 बजे की क्लास रखूं और रोज कभी मैं 5:45 पर आऊं, कभी मैं 6:45 पर आऊं, कभी मैं 6:30 पर आऊं, तो आपको पसंद आएगा क्या? नहीं पसंद आएगा. 5 PM is the timing. That means we have to be here at 5 PM. So you will like it, right? So that is what. Next, question number 6. Failure of students in exam hall can be fault of.
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो किसकी गलती है? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्टूडेंट की, बोथ ए एंड सी। देखिए बिल्कुल सही। ये यूजीसी नेट जो है, यूजीसी नेट बोर्ड ये बताता है कि कोई भी बच्चा अगर कभी फेल हो जाता है, ठीक है, कोई भी बच्चा कभी भी फेल होता है किसी भी क्लास में, तो गलती स्टूडेंट की भी है और टीचर की भी है। अकेले स्टूडेंट की गलती नहीं कि उसने पढ़ाई नहीं की। हो सकता है टीचर ने काफी अच्छे से पढ़ाया, बहुत अच्छे से टीचर ने पढ़ाया, पूरी क्लास को पढ़ाया, पर एक बच्चा फेल हो गया, तो उस केस में स्टूडेंट को पिटाई बस नहीं लगनी चाहिए, स्टूडेंट को भी, सॉरी, टीचर को भी इनफैक्ट एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि उसने सारे बच्चों का ख्याल नहीं रखा। एक प्रिंसिपल क्या है? ही शुड टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ही शुड टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अगर एक बच्चा भी फेल हो जाता है तो वहां पे गलती टीचर की मानी जाएगी, जबकि आजकल ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो टीचर जो है वो उस बच्चे को मोटिवेट करने में, उसको एनलाइटन करने में फेल हो गया, उसको इनकरेज करने में फेल हो गया कि बेटा पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ, राइट? तो यहाँ पे गलती दोनों की मानी जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सपोज ए स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम विद टीचर एंड विजिट्स हिज हाउस। एक स्टूडेंट है, वो अपना कुछ प्रॉब्लम टीचर के साथ शेयर करना चाहता है और उसके घर पहुंच गया बिना बताए, ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को क्या करना चाहिए? कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स पेरेंट्स। आप अगर आप टीचर हो तो आप क्या करोगे? आप बच्चों के पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करोगे, उसको डांटोगे कि नहीं मेरे घर तुम कभी मत आना, या उसको सजेस्ट करोगे, सजेस्ट हिम टू मीट प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। उसे बोलोगे कि भाई तुम प्रिंसिपल से जाके मिलो और वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे छोड़ो। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल। क्या होगा इसका आंसर? अगर वो कोई बच्चा आपके घर आ जाता है बिना बताए क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करोगे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर क्या होगा? आप देखिए, अ टीचर शुड, व्हाट अ टीचर शुड डू, अ टीचर शुड टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, हमने सीखा। दूसरा, द टीचर शुड बी कंपैशनेट, कंपैशनेट होना चाहिए, उसे बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए इन क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम। एक तरह का कंपैशन होना चाहिए। तो वो अगर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है स्टूडेंट को कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करोगे, तो उसमें मतलब कुछ पहले आप समझो कि दिक्कत क्या है, पहले आप समझोगे कि दिक्कत क्या है, राइट? दिस इज नॉट द राइट वे, यू शुड नॉट बी दिस मच र्यूड, ठीक है। और ये आप उसको डांट के भगा भी नहीं सकते हो, ठीक है, कंपैशन नहीं होगा। सजेस्ट हिम टू मीट प्रिंसिपल नहीं। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीजनेबल हेल्प, जो हो सके उस समय कीजिए और उसे समझाइए, बाद में आप उसके पेरेंट्स को बताइए, लेकिन क्योंकि वो तुरंत आपके घर में आ गया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपसे जितना बन पड़े सबसे पहले तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए, लेकिन इमीडिएट व्हाटएवर रीजनेबल हेल्प, रीजनेबल लिखा हुआ है ना, जो कुछ भी सही लगे उस मोमेंट पे वो आप कीजिए, उसका थोड़ा ढाढ़स बढ़ाइए, उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ाइए, फिर पेरेंट्स को कांटेक्ट कीजिए, राइट? दैट शुड बी योर अप्रोच, ओके। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में, कुछ कुछ ऐसा आ सकता है जिसमें टीचर का कंडक्ट, टीचर का क्या बिहेवियर होना चाहिए वो चेक करता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following best describes mental development appropriately? मेंटल डेवलपमेंट जो है उससे रिलेटेड कौन सी चीजें सही है? इट रन्स पैरेलल टू फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे जैसे आपके शरीर का डेवलपमेंट होता है वैसे ही वैसे आपका मानसिक विकास होता है, सही है या गलत? देयर इज एन अनसर्टेन पैटर्न, मतलब जो शारीरिक डेवलपमेंट और मानसिक डेवलपमेंट दोनों का अलग अलग पैटर्न है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दिस इज नॉट एन इरेगुलर पैटर्न, मतलब ये स्ट्रेट पैटर्न होता है, एकदम जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है मानसिक विकास भी बढ़ता जाता है। इंक्रीज टू मिडिल जुवेनाइल एंड फ्लैटन, मतलब कि एक लेवल तक मेंटल डेवलपमेंट
होता है, बढ़ता है और उसके बाद फ्लैट हो जाता है। क्या होगा? बहुत मजेदार सवाल है ये भी। मानसिक विकास का ग्राफ कैसा होता है? कोई भी इंसान हो गया, ठीक है, उसका जो मानसिक विकास होता है वो बचपन से लेकर के बढ़ता चला जाता है। बचपन से लेकर के जैसे जैसे शरीर बढ़ रहा है बचपन से लेकर के बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद मिडिल जुवेनाइल तक उसके मतलब कि एडल्ट होने से ठीक पहले तक बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है। तो दिस इज द करेक्ट वे जिसमें कि मानसिक डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास इसी ग्राफ से होता है। आपका एज बढ़ रहा है, मिडिल जुवेनाइल तक आप आए, मिडिल जुवेनाइल मतलब एडल्ट से कम, एंड देन फ्लैटन, और उसके बाद फिर फ्लैट हो जाता है। रन्स पैरेलल टू फिजिकल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। अनसर्टेन पैटर्न, ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हमारा आंसर होगा पॉइंट नंबर डी, राइट। देखिए, इफ अ स्टूडेंट एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक एक बच्चा जो है वो क्लास से एब्सेंट है, तो यू विल ट्राई टू नो द कॉज ऑफ एब्सेंस। यू विल बी न्यूट्रल। इट इज नॉट ड्यूटी ऑफ टीचर, ही वुड बी एब्सेंट ड्यू टू पर्सनल रीजन। सिंपल सा आंसर होगा इसमें, 9 का ए हो जाएगा। इट इज ड्यूटी ऑफ टीचर, ये तो गलत हो जाएगा। यू वुड बी न्यूट्रल नहीं, आपको न्यूट्रल नहीं रहना है क्योंकि बहुत दिनों से कोई बच्चा एब्सेंट है। पर्सनल रीजन से एब्सेंट होगा तो हो सकता है, तो दिस इज नॉट द आंसर। हमारा आंसर ये होगा कि हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा एब्सेंट क्यों है बहुत दिनों से, राइट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है? स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड मतलब रॉड को, मतलब डंडे को। बचपन में हमारी डंडे से बहुत ज्यादा पिटाई होती थी, आजकल तो बच्चे की डंडे से पिटाई नहीं होती है, हमारी तो काफी ज्यादा हुई है, राइट। तो डंडे को अगर आप रख दोगे, स्पेयर द रॉड, डंडे को आप साइड में रख दोगे, यूज नहीं करोगे, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। यही कह रहा है, मतलब कि डंडा को यूज करना जरूरी है। इफ यू विल यूज दिस स्टिक, यू विल यूज दिस रॉड एंड यू विल बीट द चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए वो अच्छा रहेगा, बाद में अच्छा रहेगा, चाइल्ड बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप पिटाई नहीं करोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। मैसेज तो यही है, राइट। तो क्या होगा आंसर? पॉइंट नंबर सी, ठीक है। हम लोग जब हम छोटे थे, तो जब भी हमारा कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर होता था तो हमें पिटाई पड़ती थी। बिल्कुल वही चीज कहा जा रहा है, पिटाई क्यों पड़ती थी? ताकि हम बाद में उसको रिपीट ना करें। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि पिटाई नहीं करोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो जो भी चीजें अनडिजायरेबल है तो उसमें पिटाई होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज देयर। सो 10 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। द टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 11। टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? किसी भी टीचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? द टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज स्टूडेंट फेथ। टीचर के लिए जॉब इज ओके, मटेरियलिज्म, दिस इज ऑल्सो मटेरियलिज्म। प्राइड, स्टूडेंट का फेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट का भरोसा रहेगा ना तो प्राइड खुद ब खुद आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट का भरोसा के बिना प्राइड आ ही नहीं सकता। इसीलिए हर टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम क्या होता है? स्टूडेंट्स का फेथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? टीचर सक्सेस डिपेंड अपॉन, टीचर का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? हिज रिनंसिएशन ऑफ पर्सनल गेन एंड सर्विस टू अदर्स। वो क्या करता है? पर्सनल गेन को छोड़ दिया। रिनंसिएशन मतलब जस्ट लीव इट, ठीक है, त्याग करना। उसने पर्सनल गेन का त्याग कर दिया और दूसरों का सर्विस कर रहा है। हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड क्रिएटिविटी, his concentration on his work and duties with a spirit of obedience to God, his mastery on the subject and capacity in controlling the student। कोई टीचर होता है, उसकी मास्टरी होती है सब्जेक्ट पे और टीचर को और स्टूडेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। कितने मार्क्स आपको लाने हैं, इतने बजे क्लास में आ जाओ एंड ऑल, तो वो सारी चीजें। तो टीचर का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? टीचर का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, ये बताना है। टीचर कितना क्रिएटिव है, टीचर भगवान को कितना ज्यादा मानता है, टीचर बच्चों को कितना ज्यादा कंट्रोल करता है, या टीचर के पास कितनी भक्ति है कि वो दूसरों की सेवा करे। नहीं होगा, ए होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो टीचर है
कितना ज्यादा सेवा करना चाहता है लोगों का। टीचिंग क्या है? टीचिंग में एक, अब देखिए अभी जो टीचिंग है वो उसमें थोड़ा मटेरियलिज्म आ गया है, ठीक है, लेकिन पहले क्या था? स्वामी विवेकानंद जी, देखिए यहाँ पे हिंट दिया हुआ है ना, स्वामी विवेकानंद जी ऐसा तो नहीं बोलेंगे, वो हमेशा यही बोलेंगे कि दूसरे की सेवा करो, ठीक है। तो जो टीचिंग है वो भी एक टीचर जो है वो दिल से दूसरों की सेवा करना चाहता है, वो बच्चों को पढ़ा करके उनकी लाइफ को एनलाइटमेंट करना चाहता है, और उसमें उसका कोई पर्सनल गेन नहीं होता। कई बार कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि कोई पैसा नहीं लेते और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ डाउन ट्रॉडन बच्चों को या किसी लोकल एरिया के बच्चों को जहाँ पे अच्छे एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, वहां पर वो लोग जाते हैं और बिना पैसे के पूरे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उसी में टीचर का सक्सेस डिपेंड होता है। ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि टीचर को पर्सनल गेन नहीं चाहिए और टीचर ज्यादा से ज्यादा दूसरों की सेवा कर सकता है, उसी में ही टीचर का सक्सेस डिपेंड करता है, ठीक है। दैट इज व्हाट स्वामी विवेकानंद जी सेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। The most important cause of failure for teacher lies in the area of। अगर कोई टीचर फेल हो जा रहा है तो किस एरिया में फेल होगा, किस कारण से? मतलब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स में कौन सा चीज बुरा होगा तो टीचर फेल हो जाएगा? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, वर्बल एबिलिटी, स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ टीचर ऑफ स्टूडेंट। अगर कोई टीचर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हैंडल कर रहा है तो क्या वो फेल होगा? अगर टीचर की वर्बल एबिलिटी नहीं है तो क्या वो फेल होगा? अगर टीचर का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है तो क्या वो फेल होगा? और अगर टीचर का लैक ऑफ कमांड है ओवर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट तो वो फेल होगा। दिस वन यूजीसी नेट ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि टीचर के पास जो है वो कमांड नहीं है सब्जेक्ट का, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यूजीसी नेट ये कहता है कि सबसे बड़ा जो टीचर के पास जो चीज होनी चाहिए, जो वेपन होना चाहिए, वो होना चाहिए उसका नॉलेज एंड मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। अगर टीचर के पास नॉलेज और मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट नहीं है तो ही विल इमीडिएटली फेल, ठीक है। ये बिलीफ है यूजीसी नेट का एंड दिस एक्चुअली आल्सो इज ट्रू, राइट। ओके, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, देखा जाएगा। ऑल दिस थिंग्स कैन बी मैनेज्ड, लेकिन अगर सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है तो टीचर बनने के लायक ही नहीं है वो इंसान, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा यूजीसी नेट में, बिल्कुल ऐसा ही। बताइए क्या होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब? लर्निंग एक्सपीरियंस, एकेडमिक अचीवमेंट, कंसाइज आउटकम, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। लर्निंग का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टीचर ने इंडियन हिस्ट्री बताई, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना था तो इंडियन हिस्ट्री लर्न करवाई स्टूडेंट्स को इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड वे। इंडियन हिस्ट्री स्टूडेंट्स को लर्न करवाई टीचर ने, ठीक है। तो टीचर का तो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स है, लर्निंग आउटकम्स क्या थे कि स्टूडेंट्स को इंडियन हिस्ट्री समझ में आ जाए और इस सब्जेक्ट में वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, मैक्सिमम मार्क्स ला सके, ठीक है। तो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो हमने जो सोचा था कि हमें जो आउटकम मिले वो आउटकम हमें मिलना चाहिए। आउटकम यहाँ पर क्या था? मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ने सपोज 98 मार्क्स लेकर के आया स्टूडेंट्स ने इंडियन हिस्ट्री में, तो हमारा आउटकम फुलफिल हो गया। तो इंटेंडेड लर्निंग आउटकम इज द मीनिंग, इज व्हाट लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स, ठीक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर डी। बाकी सारी चीजें ऐसा ही है, बस कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दिसंबर 2020 का क्वेश्चन, दिसंबर 2000 का क्वेश्चन है। एन आइडियल सिचुएशन इन अ क्लासरूम वुड बी वेयर, किसी क्लासरूम का आइडियल सिचुएशन क्या होगा? दिसंबर 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। अ टीचर कम्स फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डिलीवर हिज लेक्चर। ओके, देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स कम फुल्ली प्रिपेयर एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विद ईच अदर इन टीचर्स प्रेजेंस, ठीक है। देखते हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यूजीसी नेट ने पूछा है। और द टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज व्हाइल लर्निंग,
टीचर जो है वो सिखाते समय ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज को यूज कर रहा है। तो क्या होगा, आइडियल सिचुएशन क्या होगा? टीचर पूरा तैयारी करके आए हैं कि क्या लेक्चर डिलीवर करना है, बच्चे भी तैयारी करके आए हैं और टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जो टीचर है वो ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज को यूज कर रहा है। अब देखिए आंसर में हमें कोड चूज करना है, बोथ 1 and 2, बोथ 3 and 4, ओनली 2, ओनली 4। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा यूजीसी नेट में, एंड यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट, क्या नहीं होना चाहिए ये आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू सी दिस क्वेश्चन क्लियरली। बोथ 1 and 2, देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है 1 and 2, 3 and 4, 2 and 4। देखिए 4 तो सबसे पहले होगा ही नहीं, ठीक है, 4 तो होगा ही नहीं। जो आइडियल सिचुएशन क्लासरूम की जहां भी होगी, तो जरूरी नहीं है कि आइडियल सिचुएशन में हम ऑडियो विजुअल फैसिलिटी को यूज करें। और उसके बाद ये 1 तो पक्का होना ही चाहिए, क्योंकि टीचर अगर आ रहा है लेक्चर देने के लिए तो उसे फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट कम फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड डिस्कस द सब्जेक्ट विथ ईच अदर इन टीचर्स प्रेजेंस, बिल्कुल सही है, ये भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर के आना चाहिए और टीचर्स के प्रेजेंस में डिस्कस करना चाहिए कि हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पढ़ा, होना ही चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस द सब्जेक्ट, देखिए इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर्ड है या नहीं, इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि टीचर प्रिपेयर्ड है कि नहीं। और तो अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो सब्जेक्ट को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसी का मॉडिफाइड वर्जन यहाँ पर है कि प्रिपेयर्ड है और डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सही लग रहा है। तो 1 and 2 इसीलिए दोनों सही होगा, 3 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2, राइट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, टीचिंग इज बेस्ड ऑन द मास्टरी अपॉन, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ, अच्छा इसमें आंसर दिया हुआ है, टीचिंग जो है वो टीचिंग में आपको नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स तो आनी ही चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी आनी चाहिए, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है, ठीक है। नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स कंपल्सरी है, यूजीसी नेट क्या बताता है, टीचर के पास मास्टरी होनी चाहिए नॉलेज की, टीचर के पास टीचिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, टीचर के पास डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, कौन से बच्चे की पिटाई करनी है, कौन से बच्चे की पिटाई नहीं करनी है, आज होमवर्क देना है कि आज होमवर्क नहीं देना है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी होने चाहिए। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज, पढ़ाने से पहले टीचर क्या करता है, प्रायर टू टीचिंग द टीचर डज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ओके, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, ओके, know the interest of student, all of the above। डी भी बिल्कुल सही है। पढ़ाने से पहले टीचर ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करता है, मैंने आज बोला था आज हम लोग टीचर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, पढ़ाने से पहले मैंने बोला था। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, बिल्कुल सही है, मैंने प्लान बनाया था कि मैं कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगी फिर कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगी। उसके बाद नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी जानना जरूरी है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, वेदर ऑल ऑफ देम आर लाइव और नॉट, ठीक है, वेदर दे आर आंसरिंग टू एमसीक्यूज और नॉट। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, इफेक्टिव टीचिंग का क्या मतलब होता है, टीचर इज एक्टिव, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, बहुत मजा आएगा। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है बताइए। टीचर इज एक्टिव, टीचर एक्टिव है, बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव, स्टूडेंट एक्टिव हो भी सकते हैं, एक्टिव नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, टीचर भी एक्टिव, टीचर एक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, बट बच्चे हमेशा एक्टिव रहेंगे। टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, दोनों ही एक्टिव है, ऑल ऑफ द अबव। इफेक्टिव टीचिंग में क्या होना चाहिए, अगर टीचिंग इफेक्टिव है, टीचिंग अगर अच्छे से हो रही है, तो हमारा यूजीसी नेट कहता है कि दोनों को ही एक्टिव रहना चाहिए, टीचर को भी एक्टिव रहना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी एक्टिव रहना चाहिए, तभी इफेक्टिव टीचिंग होगी। वन साइड टीचिंग, वन साइड कोई एक्टिव और एक साइड कोई सो रहा है तो मतलब वो टीचिंग नहीं है, वो बस किसी तरह काम खत्म कर रहे हो, ठीक है। टीचिंग में दोनों साइड ही एक्टिवनेस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज,
द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम, किसकी बात हो रही है? इमीडिएट आउटकम की बात हो रही है. चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायर्ड डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट, ठीक है. बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट, ओके. गेटिंग सेलेक्टेड फॉर अ सुटेबल जॉब. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा. करेक्ट नहीं, देखिए वही ए और सी थोड़ा सेम जैसा है, ठीक है. ए और सी थोड़ा सेम जैसा है. देखिए गेटिंग सेलेक्टेड फॉर सुटेबल जॉब, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, इमीडिएट से पर्सनालिटी नहीं होगा. चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, यहाँ पे बिल्डिंग कैरेक्टर. कैरेक्टर एक बार में बिल्ड नहीं होता, ठीक है. टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का मतलब है चेंज इन बिहेवियर, ठीक है. ये मैं बार बार कह रही हूँ, यूजीसी नेट इसी को ट्विस्ट कर करके इस तरीके से क्वेश्चन देगा आपके सामने, ठीक. टीचिंग इज चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन. आंसर होगा हमारा ए. बी और डी तो नहीं होगा, और सी नहीं होगा. इसलिए नहीं होगा कि टीचिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आए. बिहेवियर में चेंज आएगा तो फिर आपका कैरेक्टर भी बिल्डिंग होगा. धीरे धीरे आपका कैरेक्टर भी बिल्ड होगा. लेकिन इस लेक्चर के बाद जो कोई भी टीचिंग का सेशन होता है तो आपके बिहेवियर में, आपकी सोच में थोड़ा एनलाइटमेंट आना चाहिए, ठीक है. आपका दुनिया को देखने का नजरिया, चीजों को समझने का नजरिया थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए. तो वो सारा चीज होता है इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग, चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन डिजायरेबल डायरेक्शन. डिजायरेबल डायरेक्शन जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसी डायरेक्शन में आपका थोड़ा माइंड वाइड होना चाहिए, ठीक है. ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन. द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज. टीचिंग एफिशिएंसी का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, ये तो होना ही चाहिए. मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है. मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट. टीचिंग स्किल्स पे मास्टरी के साथ साथ क्या क्या टेक्निक्स है वो भी यूज करना आना चाहिए, ठीक है. और आजकल जो मीडिया और टेक्नोलॉजी टीचिंग में प्रीवेलेंट हो गई है, बहुत ज्यादा प्रिवेट कर रही है, तो वो सब भी चीज आपको यूज करने के लिए आना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू बी अ टीचर. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. उसके बाद डाउट्स में आपने पूछा था रिकमेंडेशन और कन्वेंशन में क्या डिफरेंस होता है. तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. ILO का वी हैव रिकमेंडेशन एंड वी हैव कन्वेंशन, ठीक है. ये सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगी. खैर अभी मैं एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ. ILO अगर आपको कुछ रिकमेंड कर रहा है, मतलब you have to follow the guidelines, ठीक. और ILO के अगर कन्वेंशन को आपने रेटिफाई कर लिया, इफ इंडिया हैज रेटिफाइड एनी कन्वेंशन ऑफ ILO को अगर आपने रेटिफाई कर लिया तो यू हैव टू इंक्लूड इट इन योर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इंक्लूड करना है, लॉ में इंक्लूड करना है, ठीक है. जैसे कि इंडिया ने ILO का एक कन्वेंशन है फोर्स्ड चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए. तो ये कोई कन्वेंशन है, इंडिया ने अगर इसको रेटिफाई कर लिया है, दैट मीन्स कि अगर इंडिया में कोई फोर्स्ड चाइल्ड लेबर हो रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनना चाहिए कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर इंडिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया, रेटिफाई कर लिया तो. रिकमेंडेशन मतलब कि इंडिया ने ILO का कोई रिकमेंडेशन को उसने बस रेटिफाई किया, दैट मीन्स उसको बस फॉलो करना है गाइडलाइंस. इसमें इसको अपने लॉ में इंटीग्रेट नहीं करना है, बस गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है. समझ में आया? ये दोनों डिफरेंस होते हैं. तो